हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके MED 008 के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आपके जून एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भूकंप की परिभाषा दीजिए और भारत में भूकंप के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर 5 जोन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि भूकंप है क्या। भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाली एक प्रकार की कंपन होती है जो भूमिगत प्लेटों के आपसी खिसकने, ज्वालामुखी विस्फोट या अन्य भूगर्भीय प्रक्रियाओं के कारण होती है। यह ऊर्जा के तीव्र विमोचन से उत्पन्न होता है जो भूकंप तरंगों के रूप में पृथ्वी के अंदर फैलता है। भारत में भूकंप की संवेदनशीलता के आधार पर जो 5 जोन हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो आपका पहला जोन है, 5वां जोन, सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है जहां सबसे तीव्र और विनाशकारी भूकंप आ सकते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं इसमें? उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी बिहार, उत्तर और मध्य उत्तराखंड, हिमाचल का कुछ हिस्सा, जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके जोन 5 में आते हैं। जोन 4 में उच्च संवेदनशीलता है लेकिन जोन 5 से थोड़ी सी कम है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल का बचा हुआ हिस्सा, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, ये सारे क्षेत्र आते हैं। जोन 3 जो है मध्यम संवेदनशीलता वाला क्षेत्र है। इसमें आपका जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा आता है, ठीक है, हिमाचल का कुछ हिस्सा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का मध्य हिस्सा, महाराष्ट्र का शेष हिस्सा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा शामिल हैं। सो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आपके जोन 3 में आते हैं। जोन 3 में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील क्षेत्र आते हैं। इसमें देश के बाकी हिस्से आते हैं जिनके नाम हमने ऊपर नहीं लिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी खतरा बना रहता है। जोन 1 जो है भारत में नहीं परिभाषित किया गया क्योंकि यहाँ पे जो भूकंप, इतने बड़े भूकंप की संभावना ना के बराबर है। तो भारत में जोन 2 ही सबसे निम्न संवेदनशीलता वाला क्षेत्र है। इस प्रकार भारत में भूकंप संवेदनशीलता के आधार पर विभिन्न जोनों का विभाजन किया गया है ताकि आपातकालीन तैयारी और निर्माण कार्यों में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ, जिसमें आपसे पूछा है आर्थिक वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इसके पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब होता है एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से अधिक जुड़ी और एकीकृत हो जाती हैं, ठीक है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और श्रम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान शामिल है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजार का निर्माण होता है। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि जब सारे देश की इकोनॉमीज मिल जाती है ना और एक इकोनॉमी बना लेती हैं, एक बाज़ार बना लेती हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे कि अमेरिका का सामान इंडिया में ईजिली अवेलेबल है, इंडिया का सामान किसी और देश में ईजिली अवेलेबल है। तो ये सब कैसे हो पाया? ये सब संभव हो पाया वैश्वीकरण के कारण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण। आर्थिक वैश्वीकरण के पर्यावरण पे क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं? स्टूडेंट्स, वैश्वीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसमें सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है, प्रदूषण में वृद्धि होती है, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु जो है परिवहन, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। आपकी जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, कृषि भूमि का विस्तार हो जाता है, जंगलों की कटाई हो जाती है, तो इससे जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। कचरे की समस्या उभर के सामने आती है क्योंकि जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा उतना ज़्यादा ही आप समझोगे कि उतना ज़्यादा ही कचरा भी निकलेगा। प्लास्टिक कचरा इसमें सबसे ज़्यादा मतलब प्रमुख है। इन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सख्त नीतियों और प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारतीय न्यायपालिका की पर्यावरण संरक्षण में भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत की जो न्यायपालिका है उसकी पर्यावरण संरक्षण में जो भूमिका है वो क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हम बताएंगे क्या भूमिका है। भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में
स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21 में आपका जीवन का अधिकार है, ठीक है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपको स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण मिलेगा। न्यायपालिका ने विभिन्न मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कोई 2 उदाहरण मांगे गए हैं तो वो हम दे देते हैं। MC मेहता बनाम भारतीय संघ, ठीक है, ये है ताज ट्रेपेजियम मामला। MC मेहता बनाम भारतीय संघ का मामला देखते हैं क्या है। इस मामले में ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के कारण ताजमहल की जो संरचना है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि क्षेत्र में प्रदूषणकारी उद्योगों को या तो बंद किया जाए या उन्हें गैस आधारित उद्योगों में परिवर्तित किया जाए। इस फैसले से ताजमहल के आसपास के पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिली। सो स्टूडेंट्स, आप समझ गए MC मेहता वाला। अब दूसरा देखते हैं। गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारतीय संघ वन संरक्षण मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी राज्यों सरकारों को निर्देश दिया कि वे बिना केंद्रीय मंजूरी के वनों की कटाई ना करें, ठीक है। वनों की कटाई कैसे नहीं होगी? बिना केंद्रीय मंजूरी के वन भूमि का गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग ना करें। इस फैसले ने वन संरक्षण और जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करनी है। तो जो चिपको आंदोलन है वो कब आया था स्टूडेंट्स? आपका 1970 के दशक में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ था। यह पर्यावरणीय आंदोलन पेड़ों को गले लगाकर उन्हें काटने से रोकने के लिए जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति के क्या कारण रहे हैं? 1973 में चमोली जिले के मंडल गांव में सरकार ने वन भूमि एक कंपनी को आवंटित की, जिससे ग्रामीणों के संसाधन प्रभावित हुए। इसके नेतृत्व और भागीदारी कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट जैसे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया और महिलाएं इसमें प्रमुख भूमिका में थीं। विरोध के क्या तरीके थे? ये लोग पेड़ों को गले लगा लेते थे, अहिंसक प्रतिरोध और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते थे। पर्यावरणीय और सामाजिक लक्ष्य। अब ये जो आपका चिपको आंदोलन था, इसके सामाजिक लक्ष्य क्या थे? वनों की सुरक्षा करना, ठीक है, पर्यावरण क्षरण को रोकना, जो पर्यावरण खराब हो रहा है उसे रोकना, और स्थानीय समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित करना। प्रभाव और उपलब्धियां। पेड़ों की कटाई रोकने में सफल हुए ये लोग। वन नीति में परिवर्तन हुआ। हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई 15 वर्षों के लिए प्रतिबंध भी लग गया था। ज़मीनी स्तर पर सक्रियता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, इसने हमें विरासत में दिया है, इससे हम कुछ सीख सकते हैं। सतत संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया इसने। तो चिपको आंदोलन वनों और पर्यावरण के संरक्षण का एक प्रभावी और प्रेरणादायक उदाहरण है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने MED 00 to 8 के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।